हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 12th होम साइंस यानी गृह विज्ञान। तो मिड टर्म एग्जाम में जो भी आपका सिलेबस है, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जो क्लास 12 टीएसपी न्यू ग्रुप नाम से। यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स और जो भी पेपर से संबंधित लेटेस्ट अपडेट है वो सारी यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट जरूर विजिट करें हमारी, जो eklavyastudypoint.com नाम से। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। प्लस में आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पीडीएफ नोट्स जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। पहला इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी जो वर्क होता है, कार्य होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, किसी उद्देश्य एवं आवश्यकता की पूर्ति करना और समाज में पहचान बनाना, ये किसी कार्य का जो है वो मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका सी। कार्य की परिकल्पना उद्देश्य के अनुसार स्वयं की पहचान विकसित करने और स्वाभिमान बढ़ाने का साधन क्या है। तो देखिए, केवल अच्छा स्वास्थ्य, केवल पारिवारिक पृष्ठभूमि, केवल शिक्षा या कार्य। ठीक है, तो यहां पर बात क्या हो रही है, किसी कार्य की परिकल्पना उद्देश्य के अनुसार स्वयं की पहचान बनाना, विकसित करना है। तो उसको बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कौन से साधन का यूज कर सकते हैं, तो आप कार्य जो है उसके द्वारा है स्वयं की भावना और स्वयं की पहचान को जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कार्य को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है। तो देखिए, जो आर्थिक प्रभाव की बात करी जा रही है, आर्थिक कारक की बात करी जा रही है, तो इसके अंदर जो आपका आएगा वो आएगा वित्तीय लाभ। ठीक है, तो वित्तीय लाभ जो होता है वो कार्य को प्रभावित करता है आर्थिक रूप से। कार्य को किस रूप में भी देखा जा सकता है, जो आध्यात्मिक पहलू से जुड़ा हो। तो कार्य को किस रूप में हम देख सकते हैं, जो आध्यात्मिक पहलू से जुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर आप देखेंगे, जो आपका आध्यात्मिक आचरण, धर्म एवं कर्तव्य की अभिव्यक्ति के रूप में जो है आप आध्यात्मिक पहलू को देख सकते हैं कार्य में। ठीक है, तो बहुत सारे आपने देखा होगा भाई, जो धर्म के कामों से जुड़े होते हैं तो वो भी क्या होता है, उनका कार्य होता है वो अध्यात्म से जुड़े होते हैं, और उनका वो एक तरह से पेशा भी होता है। ठीक है, और लोग क्या करते हैं, उसमें अभिव्यक्ति और कर्तव्य के आधार पर भी उस चीज को करते हैं। कार्य को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची में मानव पूंजी से संबंधित कौन सा कारक शामिल होता है। तो मानव पूंजी क्या होती है, तो मानव पूंजी आपको पता है भाई, दो चीज होती है, एक जो होता है शिक्षा और दूसरा होता है स्वास्थ्य। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो मानव पूंजी है। वह कार्य जो समाज व अन्य लोगों के लिए उपयोगी हो और जिम्मेदारी से किया जाए, क्या कहलाता है। ठीक है, तो जो कार्य जरूरी भी है, ठीक है ना, और जिम्मेदारी से भी किया जाता है, तो वो किसी ना किसी अर्थ से जुड़ा होता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, अर्थपूर्ण कार्य। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कार्य समाज और व्यक्ति के जीवन की किन परिस्थितियों में सुधार लाता है। तो कार्य जो है वो समाज, व्यक्ति की, दोनों की, किसी की भी नहीं। तो देखिए, कार्य जो होता है समाज में, समाज की और व्यक्ति की, दोनों की जो है अगर आप देखेंगे परिस्थितियों में सुधार लाने का काम करता है। तो इसका आंसर जो होगा आपका वो सी हो जाएगा। ठीक है, तो कार्य समाज और व्यक्ति के जीवन में दोनों ही परिस्थितियों में सुधार लाने का काम करता है, चाहे वो समाज का हो चाहे वो व्यक्ति का हो। कार्य में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। ठीक है, तो कार्य में निम्नलिखित में से कौन सी चीज शामिल है, देखेंगे आप, नौकरी व व्यवसाय, धार्मिक एवं सामाजिक कार्य, सेवाएं एवं उद्योग धंधे, उपरोक्त सभी। तो आप कह सकते हैं भाई, उपरोक्त सभी जो हैं वो सारे क्या हैं, कार्य से ही रिलेटेड हैं। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। जीविका की सफलता किस पर आधारित होती है। तो जीविका की जो सफलता होती है वो निरंतर की गई जानकारी के ग्रहण करने पर। ठीक है, तो अगर आपको एक जीविका ग्रहण, अगर आप एक जीविका में कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए भाई, उस चीज की निरंतर जानकारी होनी चाहिए, कौशल सीखने पर भी ध्यान देना चाहिए, बदलती परिस्थितियों से सामंजस्य पर। ठीक है, अगर परिस्थितियां बदल रही हैं तो आप अपनी जीविका के लिए नई चीजों को भी सीखते रहें। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है जीविका की सफलता के लिए इंपॉर्टेंट है। जीविका और आजीविका के बीच क्या संबंध होता है। तो देखिए, जीविका क्या होती है, जीविका को अगर आप देखेंगे तो एक तो भाई सीखना, और दूसरा एक काम जिससे उसका घर बार चल सके। ठीक है, तो ये जो होती है जीविका की मेन
अगर आप कहेंगे बीच संबंध होता है, ठीक है। जीविका प्लस नौकरी जो होती है, आजीविका प्लस नौकरी जो होती है वो जीविका होती है, ठीक है। एक तो आपको चीजें अच्छी लगी, आपकी रुचि हो, आप उसको सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ठीक है, वो आपकी आजीविका हो गई। और जिससे आपको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, धन अर्जित हो रहा है, वो आपकी नौकरी। तो इन दोनों को प्लस कर दे तो हमारी क्या बन जाती है, जीविका बन जाती है, ठीक है। सोल शिल्प भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो सोल शिल्प अगर आप देखेंगे भारत में उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा राज्य में जो है ये काम होता है। चन्नपट्टनम की मूर्तियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो कर्नाटक राज्य में जो है वो चन्नपट्टनम की मूर्तियां जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। वारली चित्रकला किस राज्य की प्रमुख कला है? तो ये महाराष्ट्र की जो है वो प्रमुख कला है। कठपुतली कला किस राज्य की पहचान है? तो कठपुतली कला जो है वो राजस्थान की प्रमुख पहचान है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। जीविका चुनने से पहले व्यक्ति को सबसे पहले क्या देखना चाहिए? तो जब भी व्यक्ति अगर कोई जीविका चुन रहा है तो उसको क्या देखना चाहिए उसके अंदर? तो सबसे पहले अपनी विशिष्ट प्रतिभा, कि भाई क्या वो उसकी प्रतिभा के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी विशेषताएं और अभिरुचियां, कि भाई उसका जो है उसकी विशेषताएं भी होनी चाहिए और आपकी रुचि भी उस चीज के अंदर होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें जो है वो जीविका चुनने से पहले व्यक्ति को जरूर देख लेनी चाहिए। नौकरी के रूप में कार्य में संतोष किससे प्राप्त होता है? यानी आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें आपको संतोष किस चीज से मिलेगा? तो नौकरी का मकसद क्या होता है भाई? आर्थिक लाभ पाना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप पैसा कमा सकें। तो कह सकते हैं भाई आर्थिक आय अर्जित करना होता है, ठीक है, कि भाई उसको अच्छा एक अर्जित आय मिल सके। भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती है और कृषि पर निर्भर है? तो आप कह सकते हैं 70% जो भारत के अंदर आपको लोग गांव में रहते हुए दिखाई देंगे जो टोटली कृषि पर डिपेंड होते हैं। भारत की कौन सी फसलें विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में सहायक हैं? तो इसमें आप देखेंगे चाय हो गया, कॉफी हो गई, इलायची हो गई, रबड़ हो गई, ये सारी कमर्शियल क्रॉप है, व्यावसायिक फसल है, ठीक है। तो इससे आप कह सकते हैं भाई मुद्रा प्राप्त की जाती है विदेशी विदेशों में इनको बेचकर। भारत विश्व में किस उत्पादन में सबसे आगे है? तो आप देखेंगे भारत में अगर देखें तो काजू हो गया, नारियल हो गया, दूध, अदरक, हल्दी, काली मिर्च, तो ये काफी बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है और इनका निर्यात भी होता है। चोला शिल्प की किस राज्य से संबंधित है? दोबारा वही आ गया क्वेश्चन, उड़ीसा से संबंधित है ये। नारियल शिल्प किस राज्य से प्रसिद्ध है? तो नारियल आप देखेंगे केरल राज्य में जो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा नारियल जो शिल्प है, ठीक है। बांस शिल्प किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो बांस शिल्प जो है वो आसाम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत व्यवसाय नहीं है, यानी जो पहले से चला आ रहा हो, तो कौन सा ऐसा व्यवसाय नहीं है? देखिए आभूषण बनाना है पहले से ही, पुजारी कार्य भी पहले से ही है, खनन कार्य भी बहुत पहले से होता आया है, तो ये वाला, ठीक है। यानी अंतरिक्ष अनुसंधान है ये जो हाल ही में शुरू हुआ है, ठीक है, तो ये परंपरागत व्यवसाय नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाली या विद्यालय छोड़ चुकी लड़कियों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत कौन सी योजना चलाई गई थी? तो आप देखेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जो है शुरुआत की गई थी, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना, केजीवीपी यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। डैश अनुवांशिकी और जनन अंगों के आधार पर जैविक वर्ग से संबंधित है? तो ये जो होता है आपका लिंग लिंग आधारित जो होता है वो जनन अंगों के आधार पर जैविक वर्ग से संबंधित होता है, ठीक है। नित्या की एक गारमेंट कंपनी है और यह प्रतिदिन अपने काम में जोखिम भरे निर्णय लेती है, तो नित्या क्या है? तो भाई ये नॉर्मल सी बात है, ये उद्यमी होगी, क्योंकि ये भाई एक कंपनी चला रही है, गारमेंट कंपनी चला रही है, और इसको इससे फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, ठीक है, तो सारे जोखिम भी रहते हैं, तो उद्यमी का जो है ये काम होता है। निम्न में से क्या सुकार्किकी के चार स्तंभों में से एक नहीं है? तो इनमें से क्या है जो एक नहीं है? बायोमेट्रिक, मानवीय माप, शारीरिक क्रिया विज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, तो ये तीनों चीजें हैं, यानी ये नहीं होगा, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। बायोमेट्रिक जो है वो सुकार्किकी के चार स्तंभों में नहीं गिना जाता। भारत संविधान का समानता की गारंटी देता है, अनुच्छेद किस भी रोजगार में सभी नागरिकों को? तो भाई कौन सा संविधान का जो अनुच्छेद है जिसमें समानता दी गई है कि हर व्यक्ति को जो है और सभी नागरिकों को जो है वो रोजगार का अधिकार है? तो ये जो दिया गया है 16A, ठीक है, अनुच्छेद 16 फर्स्ट के तहत जो है ये सभी नागरिकों को दर्जा दिया गया है। वे क्षमताएं हैं जो लोगों को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करने के योग्य बनाती हैं, तो कौन सी परिस्थिति है भाई? अगर आपके जीवन में कौशल है, आपको अच्छी चीजों की समझ है, आप अपने आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, आपको काम करने अच्छे से आता है, यानी आपको एक जीवन का कौशल पता है, तो आप हर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं? कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या आना चाहिए? एक जीवन कौशल आना चाहिए। निम्नलिखित
भारत के लोकप्रिय पारंपरिक हस्तशिल्प हैं, जिनमें से कौन सा विकल्प गलत है? तो इनमें से कौन सा विकल्प आप गलत देखेंगे? नारियल शिल्प केरल में है, ठीक है। वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र में, ठीक है। सोला शिल्प कर्नाटक, नहीं ये गलत हो जाएगा ना, आपके तो उड़ीसा में था, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और बांस शिल्प जो है आसाम में, तो इसका आंसर जो होगा आपका सी होगा, ठीक है, सोला शिल्प। वे बायोकॉन इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक हैं। उन्होंने कार्लसन और यूनाइटेड बेवरेजेस में एक किण्वन प्रशिक्षु के रूप में अपना कार्य शुरू किया है। 2005 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उस व्यक्ति को पहचाने, ठीक है, तो कौन था ये? आप देखेंगे सुश्री किरण मजूमदार शाह, ठीक है, तो ये जो थी पहली, आप देखेंगे जो उद्यमी थी भारत के अंदर, जिन्होंने काफी बड़ा काम किया था, ठीक है ना, उद्योग क्षेत्र में महिला के तौर पर, ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। फैक्ट्री अधिनियम 1948 यह सुनिश्चित करता है कि कार्य परिसर में डैश की सुविधा उपलब्ध हो। तो भाई कोई भी अगर काम कर रहा है तो उसमें जो है कौन सी सुविधा होनी चाहिए? तो उसमें होनी चाहिए क्रैच, क्रैच की सुविधा जो होनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। अगले चैप्टर में जो पहला क्वेश्चन है वो है पर्याप्त पोषण का महत्व क्या है? तो पर्याप्त पोषण का क्या महत्व होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, ठीक है, ये जरूरी होता है भाई पर्याप्त पोषण में। कार्य क्षमता बढ़ाना, ये भी ठीक है। स्वास्थ्य बनाए रखना, ठीक है, तो ये तीनों कारण जो हैं वो इंपॉर्टेंट है पर्याप्त पोषण के लिए, ठीक है, तो इन तीनों का महत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोषण की कमी का परिणाम क्या होता है? यानी अगर पोषण की कमी हो जाए तो क्या होगा? स्वास्थ्य समस्याएं होंगी, सही बात है। कार्य क्षमता में कमी आएगी, संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर भी जो होगा आपका वो डी हो जाएगा, ठीक है, तो पोषण की कमी से ये सारी चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सीय पोषण को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो चिकित्सीय पोषण को क्या कहा जाता है? आहार विज्ञान, क्लिनिकल न्यूट्रिशन, सामान्यतः पोषण, या पाक कला? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, क्लिनिकल न्यूट्रिशन जो है चिकित्सीय पोषण को कहा जाता है। दैनिक पोषण किसमें सहायक है? तो दैनिक पोषण में आप देखेंगे भाई रोगों की रोकथाम की जाती है, रोगों के उपचार में भी इंपॉर्टेंट होता है, ये स्वास्थ्य सुधार में भी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है, तो उपरोक्त सभी जो है नैदानिक पोषण में सहायक हैं। ऊर्जा, कैलोरी सेवन कब बढ़ाया जाता है? मान लीजिए कि भाई आपको आपके शरीर में कौन सी ऐसी चीजें कमी आ रही है जिससे आपको कैलोरी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। देखिए, मोटापा होने पर तो जरूरी नहीं है, गर्भावस्था और स्तनपान में ये जरूरी होता है, क्योंकि उस टाइम महिलाएं जो होती है थोड़ी कमजोर होती है, उनको ज्यादा कैलोरी की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो इसका आंसर आप कह सकते हैं बी हो जाएगा, ठीक है। पोषण देखभाल की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो पोषण देखभाल की सही प्रक्रिया जो होती है, सबसे पहले आकलन करना, फिर उसका निदान करना, फिर एक योजना बनाना, फिर उसका कार्यान्वयन करना, फिर उसका मूल्यांकन करना, ठीक है, तो पोषण देखभाल का जो है ये आपका ये चरण होता है बी, ठीक है। संशोधित आहार का एक उदाहरण है, तो संशोधित आहार क्या होता है? तरल आहार लेना, ठीक है, नरम आहार लेना, उच्च प्रोटीन आहार लेना, ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो संशोधित आहार में ये तीनों चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं। भोजन देने का सही तरीका कौन सा है? ठीक है, तो इसमें देखेंगे अगर भोजन देने का सही तरीका, मुंह द्वारा, नली द्वारा, अंतःशिरा द्वारा, उपरोक्त सभी। तो देखिए परिस्थिति के आधार पर अगर देखें, जैसी परिस्थिति होती है उसके आधार पर भोजन जो है दिया जाता है, तो ये तीनों तरीके जो हैं वो भोजन देने के सही तरीके हैं। बस ये देखना पड़ेगा भाई कि जो रोगी है, ये जो व्यक्ति है, उसको कौन सी समस्या है, तो उसके आधार पर जो है भोजन दिया जाता है, तो ये तीनों तरीके जो है भोजन देने के लिए सही होते हैं। नरम आहार कब आवश्यक होता है? तो नरम आहार तब दिया जाता है जब रोगी को आसानी से पचने वाला भोजन चाहिए, यानी जब वो भाई ठोस चीजों को ना पचा पाए तो उसे क्या करना पड़ता है भाई? नरम चीज आहार देना पड़ता है ताकि वो आसानी से चीजों को पचा ले। मानव मितीय माप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो मानव मितीय जब हम एंथ्रोपोमेट्रिक माप देखते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज को लिया जाता है? तो उसमें आप रक्त और मूत्र जांच, लंबाई और वजन भार माप, सीरा की परिधि, बीएमआई माप, मल तथा थूक जांच, ठीक है, तो उचित विकल्प अगर आप देखेंगे इनमें से तो हम कह सकते हैं इसके अंदर पहला जो है लंबाई और वजन भार माप इसके अंदर लिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद सिर की परिधि, बीएमआई माप, ठीक है, ये जो है आपका मानव मितीय जो माप होता है उसके अंदर लिया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो दूसरा और तीसरा सही है, यानी डी हो जाएगा। वह विज्ञान जो खाद्य पोषकों और दूसरे पदार्थों के साथ शरीर द्वारा
उनके पाचन, अवशोषण तथा उपयोग से संबंधित है कहलाता है। तो इसे क्या कहा जाता है भाई? पोषण ही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पोषण। किसी रोगी की पोषण स्थिति का आकलन करते समय नैदानिक पोषण विशेषज्ञ किस कारक पर विचार नहीं करता है? मानवीय माप, आहार और दवाई के इतिहास की विस्तृत जानकारी, प्रयोगशाला और भौतिक मापों की जानकारी से संबंध। ठीक है, ये चीजें तो आपको देखने को लग रहा है भाई इंपॉर्टेंट है। आहार सर्वेक्षण, ठीक है, तो वो जो है इस पे ध्यान नहीं देगा। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, इस पे ध्यान नहीं देता। आपकी बहन ने नैदानिक पोषण और आहारिकी में डिप्लोमा पूरा कर लिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए जो उसके लिए अपना करियर शुरू करने के लिए उपलब्ध है। तो इनमें से कौन से करियर उपलब्ध हो जाएंगे आपको अगर देखेंगे? विद्यालय परामर्शदाता, पोषण औषधि न्यूट्रिशन का अनुसंधान और विकास, ईसी ई, या कृषि उद्योग। मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसने किसमें किया है भाई? नैदानिक पोषण और आहारिकी में डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो किससे होगा? पोषण औषधि का अनुसंधान और विकास जो है इसके लिए सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आहार चिकित्सा का उद्देश्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है वो आहार चिकित्सा के अंदर नहीं आता? तो आप देखेंगे वर्तमान आहार में संशोधन ये है, पारंपरिक व्यंजनों का ज्ञान, जटिलताओं की रोकथाम, पोषण की कमी का सुधार। तो ये सारी चीजें आती हैं। ये चीज जो है अगर देखेंगे उसका पारंपरिक व्यंजनों का जो ज्ञान है इसका उद्देश्य नहीं होता। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। प्राकृतिक खाद्य पदार्थ या निर्मित खाद्य उत्पादों में मौजूदा घटकों को पहचान करें जिनमें स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए विशिष्ट अवयवों को शामिल किया गया है। तो इसमें से कौन से विशिष्ट अवयव आप देखेंगे? पोषण औषधि पदार्थ, न्यूट्रिटिकल्स, चिकित्सा खाद्य पदार्थ, एंटीऑक्सीडेंट, पादप रसायन, औषधि पदार्थ। तो ठीक है, इसमें आप देखेंगे ए, इसका आंसर जो है वो सही है। ठीक है, ये तीनों गलत हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका सही ए, पोषण औषधीय पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। पहला इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जन स्वास्थ्य पोषण का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो जन पोषण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है अल्प पोषण और अति पोषण दोनों को जो है वो रोकना, क्योंकि दोनों ही जो है वो खतरनाक होते हैं। भारत में जन्म लेने वाले लगभग कितने बच्चों का वजन 2.5 किलोग्राम से कम होता है? तो आप देखेंगे 1/5 जो बच्चे होते हैं भारत में जन्म लेते हैं उनका जो वजन होता है वो 2.5 किलोग्राम होता है। बच्चों में क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है? तो ये भाई इसका मेन कारण जो होता है वो प्रोटीन होता है। ठीक है ना, तो क्वासियोरकर की कमी जो होती है वो प्रोटीन के कारण होती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप देखेंगे गलगंड जो है यानी गोइट्रेट, या जिसे हम सामान्य भाषा में घेंघा भी कह देते हैं, तो ये जो है होता है आयोडीन की कमी से। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से आप देखेंगे रतौंधी। ठीक है, तो रतौंधी जो बीमारी होती है। अधिक वसा और तेलीय भोजन लेने से कौन सी बीमारी होती है? तो आप ज्यादा वसा और तेलीय भोजन ले रहे हैं तो आपको जो है मधुमेह भी हो सकता है, उच्च रक्तचाप भी हो सकता है और हृदय रोग भी हो सकता है। तो उपरोक्त सभी जो बीमारियां हैं वो वसा और तेलीय भोजन के कारण उत्पन्न होती हैं। कौन सी श्रेणी एनीमिया से सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो एनीमिया में अगर आप देखेंगे जो गर्भवती महिलाएं और किशोरियां होती हैं उनमें आज के टाइम में एनीमिया जो रोग है वो ज्यादा आपको दिखाई देगा। मारस्मस किस कमी से होता है? तो ये जो होता है ऊर्जा की कमी से होता है। अति पोषण का प्रमुख दुष्परिणाम क्या होता है? अगर आप अति पोषण कर रहे हैं तो मोटापा बढ़ेगा, उक्त रक्तचाप भी होगा, मधुमेह भी हो सकता है और उपरोक्त सभी जो इसका आंसर हो जाएगा। यानी तीनों चीजें हो सकती हैं अति पोषण लेने से। कुपोषण का असर किस पर पड़ता है? तो कुपोषण का अगर आप असर देखेंगे शारीरिक विकास पर पड़ता है, मानसिक विकास पर भी पड़ता है और सामाजिक विकास पर भी पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो कुपोषण का असर इन तीनों चीजों पर पड़ता है। कौन सा कार्यक्रम एनीमिया नियंत्रण से जुड़ा हुआ है? तो इसके अंदर आप देखेंगे आईसीडीएस, ठीक है, आयरन एंड सप्लीमेंट योजना ये भी है, पोषण अभियान ये भी है। तो ये चारों जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? एनीमिया नियंत्रण से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं। एनीमिया का प्रमुख कारण क्या होता है? तो एनीमिया जो होता है वो लोह तत्व की कमी यानी आयरन की कमी से जो है एनीमिया होता है। कौन सा संगठन सामुदायिक पोषण संबंधी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में आता है? तो इसमें आप देखेंगे यूनिसेफ जो है वो जो है एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो क्या करता है पोषण संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको उजागर करता है पूरे विश्व में। अल्पमरी किसे कहते हैं? तो अल्पमरी क्या होता है? जब शरीर का भार और आयु अपेक्षा से कम हो, यानी शरीर का जो भार है, आपकी आयु बढ़ रही है लेकिन शरीर का भार अगर कम रह जा रहा है तो वो क्या होता है? अल्पमरी से संबंधित होता है। अति पोषण की समस्या के क्या कारण हैं? तो आप देखेंगे अति पोषण की समस्या अल्प श्रम, गलत आहारी पद्धति, व्यायाम, पैदल चलना। तो इसमें देखेंगे अति पोषण जो होता है का मेन कारण होता है पहला
भाई आप खाते तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसमें आप जो है श्रम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, आप इसमें क्या नहीं कर रहे हैं, आप अ, गलत आहारी पद्धति भी अपना रहे हैं, ठीक है ना। तो गलत आहार पद्धति भी आप अपना रहे हैं इसके अंदर, व्यायाम, पैदल चलना, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो जो गलत आहारी पद्धति है, एक तो ये इसका कारण हो जाता है, और एक अल्प श्रम जो होता है वो इसका कारण हो जाता है, ठीक है। तो आप इसका कह सकते हैं ए और बी जो है इसका आंसर सही होगा। तो अतिपोषण की समस्या के कारण यही है भाई, एक तो आपने खाना ज्यादा खाया, श्रम नहीं किया, और गलत आहारी पद्धति अपनाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तब कौन सी बीमारी होती है, ठीक है ना। तो अगर रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी है तो आपको अरक्तता नामक बीमारी हो सकती है। जब बच्चे की ऊंचाई किसी उम्र के लिए पर्याप्त ऊंचाई से कम होती है तो इसे क्या कहा जाता है, तो ये होता है बौनापन, ठीक है। यानी उसकी ऊंचाई नहीं बढ़ रही होती लेकिन उम्र बढ़ रही होती, तो उसे क्या कहा जाता है, बौनापन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। खाद्य विज्ञान किससे संबंधित है, तो खाद्य विज्ञान जो है वो भोजन के उत्पादन, संरक्षण और प्रसारण से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, भोजन का उत्पादन कैसे, उसको संरक्षण कैसे किया जाए, ठीक है, और उसको किस तरह से सुरक्षित बचा के रखा जाए, ये खाद्य विज्ञान की से संबंधित हैं। खाद्य संसाधन क्या है, तो खाद्य संसाधन जो होता है वो खाद्य सामग्री और तकनीकों का समूह होता है, ठीक है ना। तो किस तरह से जो खाद्य सामग्री को और ज्यादा विकसित किया जाए तकनीकी रूप में, तो क्या कहा जाता है, खाद्य संसाधन कहा जाता है। खाद्य उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है, तो खाद्य उत्पादन का मुख्य उद्देश्य है भाई जनसंख्या की जरूरतों को पूरी करना, ठीक है। खाद्य उत्पादन उतना नहीं हो पाता है जितनी जनसंख्या है, तो इस चीजों को पूरा करने के लिए जो खाद्य उत्पादन किया जाता है कि भाई जनसंख्या जितनी कम से कम उतनी जरूरतों को तो पूरा किया जा सके। भोजन के बिगड़ने का एक मुख्य कारण क्या है, तो भोजन किस वजह से बिगड़ता है भाई, उष्मा से भी हो सकता है, प्रकाश से भी हो सकता है, सूक्ष्म जीवाणु भी जो है वो खाने को बिगाड़ सकते हैं। तब इसका आंसर जो होगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। खाद्य प्रौद्योगिकी की आवश्यकता क्यों बढ़ी है, ठीक है। तो खाद्य प्रौद्योगिकी की आवश्यकता किस लिए बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ठीक है, ये भी एक कारण है, शहरीकरण भी कारण है, व्यस्त जीवन शैली भी एक कारण है, ठीक है। तो इसका मतलब कह सकते हैं इसका आंसर जो होगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो खाद्य प्रौद्योगिकी की आवश्यकता इन कारणों से बढ़ रही है। एफएसएसएआई का मुख्य कार्य क्या है, तो देखिए एफएसएसआई जो है वो खाद्य पदार्थों का मानक तय करती है कि भाई जो भी खाद्य पदार्थ बनाए जा रहे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है, गुणवत्ता अच्छी है, ठीक है। तो इन सब चीजों मानकों को वो तय करती है कौन कौन से मानक होने चाहिए खाद्य पदार्थों के अंदर। पारंपरिक भोजन संरक्षण विधियों में क्या शामिल है, तो पारंपरिक अगर आप भोजन जो पहले संरक्षण किया जाता था उसमें धूप में सुखाना, ठीक है ना, धूम्रपान करना इसके अंदर, यानी स्मोक देना, और नमक लगाना, तो उपरोक्त सभी जो चीजें हैं वो चीज जो होती थी इसमें शामिल की जाती थी। तो पारंपरिक जो भोजन संरक्षण विधियां थी तो ये सारी चीजें जो है वो उसमें शामिल होती थी। खाद्य पदार्थों के तीन वर्ग कौन से हैं, तो खाद्य पदार्थों के तीन वर्ग जो आते हैं आपके वो आते हैं विकराल, अर्धविकराल और अविकराल, ठीक है। तो ये तीन प्रकार जो हैं वो खाद्य पदार्थों के हैं। भोजन को नष्ट करने वाले सूक्ष्म जीव कौन से हैं, ठीक है। तो भोजन को नष्ट करने वाले सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं आपके, जीवाणु भी होते हैं, यीस्ट भी होते हैं, और फफूंद भी होती है। ये सारे जो होते हैं वो खाने को जो है वो नष्ट कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी जो इसका आंसर हो जाएगा। खाद्य प्रौद्योगिकीविद किन संस्थाओं में काम कर सकते हैं, तो देखिए जो खाद्य प्रौद्योगिकीविद होते हैं वो खाद्य उद्योग में भी काम कर सकते हैं, होटल और रेस्टोरेंट में भी कर सकते हैं, डेयरी और पैकेजिंग उद्योग में भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा डी, ठीक है। तो ये सभी क्षेत्रों में जो है जो खाद्य प्रौद्योगिकीविद होते हैं वो काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भोजन को किन परिस्थितियों में खराब कहा जाता है, तो देखिए खराब प्रस्तुति यानी बेकार तरीके से प्रस्तुत किया गया हो, सघनता में बदलाव, ठीक है, या बनावट और स्वाद में आपको बदलाव लग रहा हो, और अस्वस्थकर जो भोजन है, ठीक है। तो इनमें से आप किन को कह सकते हैं भाई कि किन परिस्थितियों में आपको भोजन खराब दिखाई देगा। तो सही विकल्प अगर हम देखें इसमें दे रखा है ए बी सी डी, कौन सा हो सकता है, तो आप देखिए खराब प्रस्तुति ये तो नहीं बता सकता कि भाई भोजन खराब है, ठीक है। सघनता में अगर बदलाव आ रहा है तो हम कह सकते हैं भाई खाना खराब होगा। बनावट और स्वाद में अगर बदलाव आ रहा है तो हम कह सकते हैं भाई जो खाना होगा वो खराब होगा। अस्वस्थकर भोजन जो होते हैं वो किसी किसी को भाई नुकसान करते हैं, किसी को नहीं भी नुकसान करते हैं। इसका मतलब इसका अगर हम आंसर देखें तो दूसरा और तीसरा जो है वो सही दिख रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी, यानी दूसरा और तीसरा जो है वो सही है विकल्प। हिमसित मटर को कौन सा संसाधित खाद्य पदार्थ कहा जाता है, तो ये संरक्षित खाद्य है, ठीक है। इसको क्या करा जा सकता है, संरक्षित करके रखा जा सकता है। फ्रोजन मटर होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं कि ठंडे में फ्रीजर में रख कर लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ जो एक दो दिन में खराब हो जाते हैं क्या कहते हैं, ठीक है। जो एक दो दिन में खराब हो रहे हैं उन्हें कहा जाता है विकार्य खाद्य पदार्थ, ठीक है। निम्न पदार्थों में से कौन सा विनिर्मित खाद्य का उदाहरण है, तो इसमें से आप देखेंगे
और लैक्टोज मुक्त दूध, डिब्बा बंद फल, जैम और मुरब्बा। ठीक है, जैम और मुरब्बा जो होता है वो विनिर्मित खाद्य पदार्थ होते हैं। धूप में सुखाना खाद्य संरक्षण का सबसे पुराना तरीका है। यह खाद्य संरक्षण के कौन से सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, तो ये आप देखेंगे, इसको कहते हैं जल को हटाना, यानी जो उस भोजन में पानी की मात्रा है वो जब खत्म हो जाएगी तो वो जो भोजन है वो लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, तो धूप में सुखाना जो है वो जल को हटाने के लिए किया जाता है। चिकित्सीय खाद का उपयोग किसके लिए होता है? तो चिकित्सीय जो खाद होती है वो रोगियों के लिए विशेष आहार के रूप में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि रोगी है वो हर प्रकार का खाना नहीं खा सकते, तो उनके लिए जो है चिकित्सीय खाद जो होती है वो उपयोगी होती है। खाद्य प्रौद्योगिकीविद किन संस्थानों में काम कर सकते हैं? ठीक है, तो खाद्य उद्योग में भी काम कर सकते हैं, होटल रेस्टोरेंट में, डेयरी और पैकेजिंग उद्योग, उपरोक्त सभी, तो इन सभी क्षेत्रों में जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, भोजन किसी भी देश की जनता के लिए पहलू को निर्धारित करता है। ठीक है, तो किस लिए? तो भाई भोजन जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य, पोषण, स्थिति और उत्पादकता के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो है वो इंपॉर्टेंट है भोजन किसी भी देश की जनता के लिए। ये तीन जो चीज होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं भोजन में। संतुलित भोजन में क्या होना चाहिए? तो संतुलित भोजन में क्या होना चाहिए भाई? पोषकता और सुरक्षा जो है वो होनी चाहिए। 2005 में किस रोग से विश्व में लगभग 18 लाख मौतें हुई थी? तो आप देखेंगे भाई जो दस्त था ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। ठीक है ना, पानी की वजह से ये समस्या ज्यादा होती थी। तो 2005 में जो है लगभग 18 लाख लोग जो है वो दस्त की बीमारी से मरे थे। खाद्य जनित रोगों के प्रमुख प्रकार क्या हैं? तो खाद्य जनित जो रोग होते हैं उनके मुख्य प्रकार क्या होते हैं भाई? तो ये जो होते हैं संक्रमण और विषाक्तता से भरे होते हैं। ठीक है, साल्मोनेला किस अंग में पाया जाता है? तो ये आप देखेंगे आंत में पाया जाता है। ठीक है, तो आंत में जो है इस के कारण जो होता है काफी बीमारियां जो फैलती हैं। तो साल्मोनेला कितने समय में अपनी संख्या दुगनी कर लेते हैं? तो आप देखेंगे भाई 20 मिनट के अंदर ये जो है अपनी संख्या को आंत के अंदर दुगनी कर लेते हैं, जो हमारे जो स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाती है। खाद्य विषाक्तता का मुख्य कारण क्या होता है? तो खाद्य विषाक्तता का मुख्य कारण है रासायनिक पदार्थों का मिलना। ठीक है, सबसे ज्यादा हम रासायनिक पदार्थ जो है मिला हुआ खाने पदार्थों में देखते हैं, जिससे जो है बहुत सारी बीमारियां होती हैं। खाद्य मिलावट का उदाहरण क्या है? तो खाद्य मिलावट दूध में पानी मिलाना, आटे में चाक पाउडर मिलाना, घी में वसा मिलाना। तो कह सकते हैं भाई ये सारी चीजें जो हैं आप देखेंगे खाद्य मिलावट के अंतर्गत आती हैं। खाद्य गुणवत्ता के सकारात्मक गुण कौन से हैं? तो आप देखेंगे इसमें रंग और सुगंध, ठीक है, ये पता लगता है, स्वाद और आवृत्ति, ताजगी। ठीक है, तो ये सारे जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट हो जाती है खाद्य गुणवत्ता के सकारात्मक गुण के लिए। भारत में खाद्य अपमिश्रण नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारत में ये 1954 में ये नियम लागू किया गया था। खाद्य मानक कितने स्तर पर बनाए जाते हैं? तो खाद्य मानक आप देखेंगे वो 4 स्तर के होते हैं। ठीक है ना, एक कंपनी हो गया, एक क्षेत्रीय हो गया, एक राष्ट्रीय हो गया, एक अंतर्राष्ट्रीय हो गया। ठीक है, तो 4 प्रकार के जो होते हैं खाद्य मानक होते हैं। मरासमस रोग किस कारण से होता है? तो ये प्रोटीन ऊर्जा की कमी के कारण होता है। सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो ये भारत में 2006 में जो है एक्ट बनाया गया था। कोडेक्स एलिमेंट्रिस कमीशन किससे संबंधित है? तो ये जो है खाद्य मानक एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो है एक संस्था है। ठीक है, HACCP का पूरा नाम क्या है? तो इसे हम कहते हैं हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ठीक है, तो ये जो है इसका पूरा नाम है। निम्न में से दिखाई देने वाला जैविक संकट कौन सा है? तो जीवाणु, विषाणु, फफूंदी, कृमि। ठीक है, तो आप देखेंगे कृमि जो होता है वो जो है एक जैविक संकट सबसे ज्यादा है। ठीक है, भोजन के लिए तो कृमि। कोडेक्स एलिमिनेट्रियम कमीशन का गठन कब किया गया था? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी। ठीक है, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ अविकारी खाद्य पदार्थ की श्रेणी में आता है? तो इसमें देखेंगे जो अनाज है वो आपका जो है अविकारी खाद्य पदार्थ की श्रेणी में किया जाता है। राहुल ने एक सैंडविच खाया जो देखने में अच्छा मनमोहक महक वाला था। कुछ घंटों के अंदर ही राहुल पेट दर्द, जी मचलाना और उल्टी आने की शिकायत करने लगा। इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो देखिए जो उसने सैंडविच खाया था जिसकी वजह से उसके पेट में क्या हुआ? फूड पॉइजनिंग हुई, यानी खाद्य विषाक्तता हुई। ठीक है, जिससे वो क्या हुआ? परेशान हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्य विषाक्तता। भारत निम्न में से किसके माध्यम से कोडेक्स का सदस्य है? ठीक है, तो भारत अगर देखें कोडेक्स का जो सदस्य है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तम निर्माण पद्धति जो हमारी GHP की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो गलत लेबलिंग को कम करना, उपभोक्ता संरक्षण,
संदूषण को दूर करना, ये सारी चीजें तो हैं। उपभोक्ता को गुमराह करना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चे के लिए होती है? तो ये आप देखेंगे 0 से 6 वर्ष के लिए जो है ईसीई कार्यक्रम होता है। ईसीसी का पूरा नाम क्या है? तो ईसीसी का पूरा नाम है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीसी की अवधि को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप देखेंगे इसको जो है 2 भागों में बांटा जाता है। ईसीसी के अनुसार जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है? तो ये होती है शिशु अवस्था। 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है? ये कहलाती है टोडर अवस्था, ठीक है। तो इस तरह से 2 पार्ट में बांटा जाता है ईसीसी। ईसीसी में देखभाल की जिम्मेदारी कौन निभा सकता है? तो इसमें आप देखेंगे दादा दादी नाना नानी बड़ी बहन भाई आई क्रेंच, ठीक है। तो ये जो सारे हैं निभा सकते हैं ईसीसी के देखभाल की जिम्मेदारी। ईसीसी के अंतर्गत आंगनवाड़ी का मुख्य कार्य क्या है? तो इनका मुख्य कारण होता है भाई पोषण व स्वास्थ्य सेवाएं देना बच्चों को। ईसीसी में देखभाल करता कौन हो सकता है? तो इसके अंदर आप देखभाल करता देख सकते हैं भाई परिवार का सदस्य, आय, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, विशेष प्रशिक्षित व्यक्ति और उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। आंगनवाड़ी का अर्थ क्या है? तो आंगनवाड़ी का अर्थ है ग्रामीण शहरी शिशु देखभाल केंद्र। ईसीसी केंद्रों में बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? तो यहाँ पे आप देखेंगे औपचारिक व अनौपचारिक दोनों प्रकार की जो शिक्षाएं बच्चों को दी जाती हैं। आईसीडीएस का पूरा नाम क्या है? तो ये है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है। इसी से जुड़ा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क किस वर्ष बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 2005 में। ईसीसी का संबंध किससे है? तो ईसीसी का संबंध जो है वो आप देखेंगे पोषण से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से, पोषण स्वास्थ्य और शिक्षा तीनों से, तो तीनों से जो है आप देखेंगे इसका संबंध है। ईसीसी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? तो इसकी सर्वाधिक विशेष महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? खेल खेल में सीखना, ठीक है। तो ये जो है इसकी महत्वपूर्ण जो है विशेषता है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों को उनका ख्याल रखने वाले, देखभाल करने वाले और जानकारी वयस्क की जरूरत होती है, ठीक है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था व्यागोत्स्की ने। अनीता ने अभी अभी अपनी स्कूल शिक्षा पूर्ण की है। वे प्रारंभिक बाल्य अवस्था में अपनी जीविका बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से उपयुक्त पाठ्यक्रम सुझाइए जो उसे उसके सपने को साकार करने में मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आहारकी में डिप्लोमा, ईसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, ईसी में डिप्लोमा, मानव संसाधन में डिप्लोमा। तो देखिए ईसीसी में डिप्लोमा, ठीक है ना, तो क्योंकि ये किससे संबंधित है? ये बच्चों से संबंधित है, प्रारंभिक बाल्य अवस्था में अपनी जीविका बनाना चाहती है, सबसे अच्छा जो है वो क्या करे? ईसीसी में डिप्लोमा ले ले, ठीक है। इससे जो होगा वो इस क्षेत्र में काम कर सकती है। टीना शहर के मशहूर प्ले स्कूल में काम करना चाहती है, इसके पास कौन से गुण होने चाहिए? तो बच्चों में रुचि, बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी, रचनात्मक गतिविधियों के लिए कौशल, पाक कला का कौशल। तो कौन कौन से कौशल होने चाहिए? ठीक है, सही विकल्प अगर देखें तो इसके अंदर उसके पास होना चाहिए सबसे पहले तो भाई बच्चों में रुचि होनी चाहिए, यानी वो बच्चों को अच्छे से देख सके, उनकी देखभाल कर सके, ठीक है। और क्या हो सकता है इसके अंदर? बच्चों के स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी तो डॉक्टर करेंगे, रचनात्मक गतिविधियों के लिए कौशल, ठीक है। तो ये भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वो जो है बच्चों को अच्छे से देखभाल कर सके, उनकी रुचि को जो है वो बढ़ा सके, ठीक है। ये चीज नहीं होगी, तो इसका मतलब दूसरा और तीसरा जो है वो सही है। तो इसमें से आप देखेंगे कौन सा सही है, तो डी जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, परिवार समाज की मूल इकाई क्यों माना जाता है? ठीक है, तो देखिए परिवार समाज की मूल इकाई इसलिए माना जाता है क्योंकि यह बच्चे, युवाओं और वृद्धों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यानी एक जो बच्चा है, एक युवा है, जो वृद्ध है, उसकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं परिवार के द्वारा ही पूरी की जाती है। हमारे देश में सहायक सेवाओं की पहुंच में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? तो सबसे बड़ी बाधा भाई ये गरीबी, ठीक है। लोग आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं है कि इन सुविधाओं को ले सके वो। संवेदनशील समूह में कौन आते हैं? तो संवेदन जो समूह होता है उसके अंदर आप देखेंगे बच्चे, युवा और वृद्धजन, ठीक है, ये तीनों आते हैं। बच्चों को संवेदनशील क्यों कहा जाता है? तो देखो बच्चों को संवेदनशील इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है वो अधूरा होता है, ठीक है। तो उनको क्या होती है? गाइडेंस की जरूरत होती है। भारत में बाल जनसंख्या की आवश्यकता पूरी ना हो पाने का एक कारण क्या है? बच्चों के अधिक संख्या, सही बात है। बच्चों का विद्यालय में ना जाना, पोषण की कमी, तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे जो है जो बाल जनसंख्या की आवश्यकता है जो पूरी नहीं हो पाती है।
आईसीडीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आईसीडीएस जो होता है वो बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो देता है। एसओएस बाल गांव किसके लिए कार्य करते हैं? तो बाल गांव जो होते हैं वो अनाथ और अप्रत्यक्त बच्चों के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। जो बच्चे अनाथ हैं, जिनको त्याग दिया गया है, उन बच्चों के लिए ये जो गांव है वो काम करते हैं। गोद लेना यानी दत्तक ग्रहण करना किसका उदाहरण है? तो आप देखेंगे ये विधिक प्रक्रिया है, यानी कानूनी प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा ही आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को गोद ले सकते हैं। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार युवा की आयु सीमा क्या है? तो युवा जो होते हैं वो 15 से 29 वर्ष के जो लोग होते हैं वो युवा कैटेगरी में आते हैं। हमारे देश में सहायक सेवाओं की पहुंच में बाधाएं आने का प्रमुख कारण क्या है? तो हमारे यहाँ भाई जनसंख्या अधिक है, तो जिसके कारण जो भाई जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती, ठीक है ना, या जो भी सहायक सेवाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती। किशोर न्याय बाल देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 किससे संबंधित है? तो ये बाल अपराध एवं देखभाल व संरक्षण से संबंधित है। आईसीडीएस का उद्देश्य क्या होता है? तो आईसीडीएस का उद्देश्य है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं देना। नेहरू युवा केंद्र एनवाई के एस का एक प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य होता है गैर विद्यालय युवाओं को समाज उपयोगी जो है कार्यों में लगाना। तो ये जो है नेहरू युवा केंद्र का जो है मुख्य कार्य है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये जो थी 2007 में ये जो है पेंशन योजना प्रारंभ करी गई थी। जीविका के लिए आवश्यक कौशल में क्या शामिल है? तो इसमें क्या होना चाहिए आपको भाई? देखिए, जन कौशल और प्रशासनिक कौशल का होना जरूरी है, ठीक है, जीविका के लिए। वे बच्चे जो गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होते हैं और जिन्हें पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो उन्हें कहते हैं भाई बाल अपराधी, ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है? बाल अपराधी कहा जाता है। युवा क्लब या स्वयंसेवी संगठन पहाड़ों की वनस्पतियों, जंतुओं, वनों, मरुस्थलों और सागरों का अध्ययन जैसी गतिविधियों का आयोजन किस कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है? ये सारे कार्यक्रम जो होते हैं वो साहसिक कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए किए जाते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में लाभार्थियों की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो ठीक है, तो इनकी जो न्यूनतम आयु है वो 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए भाई, कम से कम वो 60 वर्ष का होना चाहिए, तब उसे ये पेंशन योजना मिलेगी। भारत में पहला एसओएस गांव किस वर्ष स्थापित किया गया था और लाभार्थी कौन थे? तो सबसे पहले 1964 में हुआ था। इसमें प्रत्येक जो बच्चे थे, श्री रमेश को रेलवे स्टेशन के पास एक 4 साल का बच्चा मिला है और उसे स्थानीय पुलिस को सौंप दिया। पुलिस के लिए फिलहाल उपयुक्त विकल्प सुझाइए कि बच्चों को कहां भेजा जाए। ठीक है, तो बच्चों को कहां भेजा जाता है? प्रेक्षण जो गृह होता है वहां भेजा जाता है बच्चों को, ठीक है, जहां पर उसकी काउंसलिंग वगैरह होती है। श्री अनिल 80 वर्ष के हैं जो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं और पिछले सप्ताह हृदय की शल्य चिकित्सा हुई है और उन्हें निरंतर नर्सिंग देखभाल की आवश्यकता होती है। उनके लिए कौन सा कार्यक्रम प्रयुक्त है? ठीक है, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है? और जो विश्राम गृह है वहां पर इनको रखा जा सकता है, तो वो उनके लिए उपयुक्त होगा। बुजुर्ग विभिन्न कारणों से कमजोर समूह है, कुछ कारण दिए गए हैं, तो सही विकल्प चुनने हैं आपको। सबसे पहले रक्षा तंत्र में कमी है, वित्तीय संसाधनों में वृद्धि, बेहतर शारीरिक भंडार, एकल परिवार प्रणाली। ठीक है, तो हम देखेंगे भाई ये जो चीजें गलत है, ये देखने को मिलता है भाई, वो रक्षा तंत्र में उनकी कमी है, ठीक है ना, और एकल परिवार प्रणाली आई है जिससे जो बुजुर्गों को है वो छोड़ दिया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रभावी संचार किसे कहते हैं? तो प्रभावी संचार जो होता है वो द्विपक्षीय जो प्रक्रिया होती है, यानी दोनों तरफ से जब संचार होता है तो उसे हम प्रभावी संचार कह सकते हैं। विकास की गतिविधियों में लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए संचार का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये जो होता है ये होता है सर्वसुलभ उपकरण, ठीक है, यानी सबके लिए जो उपयोगी हो। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वर्ष किया गया था? तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1972 में हुई थी, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो स्वच्छ भारत अभियान जो था वो 2 अक्टूबर 2014 से शुरू किया गया था। रेड रिबन एक्सप्रेस अभियान किस विषय से संबंधित है? तो ये HIV एड्स में जागरूकता फैलाने के लिए किया गया था, ठीक है ना, एक रेल चलाई गई थी, इसे हमने नाम दिया था रेड रिबन एक्सप्रेस, जो है सरकार द्वारा नाम दिया गया था। रेडियो टेलीविजन किस प्रकार का माध्यम है? तो जो रेडियो टेलीविजन है वो जन संचार माध्यम है। विकास संचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो विकास संचार का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा और सूचना को जो है वो सब तक पहुंचाना। जन सेवा उद्घोषण का समय सामान्यतः कितना होता है? तो ये लगभग 10 से 60 सेकंड का जो है होता है।
सामुदायिक रेडियो का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है स्थानिक समुदाय जो होते हैं, स्थानीय समुदाय की जो भी समस्याएं हैं उनको उठाने का काम जो है वो किया जाता है। भारत ने शिक्षा उपग्रह एडुसेट का प्रक्षेपण कब किया था? तो ये भारत ने किया था 2004 में। ठीक है। मुद्रण माध्यम किस प्रकार का माध्यम है? तो मुद्रण माध्यम जो है वो सबसे पुराना और जो कह सकते हैं बुनियादी जो है ये जनसंचार का माध्यम है। हमारा गांव छोटा प्रयोग किस अखबार से जुड़ा हुआ है? तो ये आप देखेंगे नवभारत जो टाइम था अखबार, उससे जो है ये जुड़ा हुआ था जहां पर प्रयोग किए गए थे। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी में कौन कौन से साधन आते हैं? तो इसके अंदर आप देखेंगे रेडियो टेलीविजन भी आते हैं, कंप्यूटर और मोबाइल फोन, इंटरनेट और ईमेल, तो कह सकते हैं ये सारी चीजें आती है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। तमिलनाडु में SARI परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका भी मुख्य उद्देश्य जो था वो ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट आधारित सेवाएं जो था वो उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। विकास संचार एवं पत्रकारिता में भाषा और कंप्यूटर कौशल का क्या महत्व है? ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, प्रभावी संचार एवं तकनीक रिपोर्ट को तैयार करने के लिए जो है विकास संचार एवं पत्रिका में जो है वो भाषा और कंप्यूटर कौशल सिखाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है प्रभावी संचार एवं तकनीकी रिपोर्ट को तैयार करना जरूरी है। ग्रामीण भारत में टिकाऊ पद्धति परियोजना में कौन सी सेवाएं प्रदान की गई हैं? तो इसके अंदर आप देखेंगे ई नियंत्रित सेवाएं। ठीक है ना, तो ई नियंत्रित यानी डायरेक्ट जो है इंटरनेट के द्वारा जो है सारी सुविधाएं पहुंचाई जा सके लोगों के पास। साप्ताहिक समाचार पत्र पत्रिकाएं पत्रक निम्न में से किस माध्यम के उदाहरण हैं? तो ये जो है मुद्रण माध्यम है। ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट तो जरूर। धन्यवाद।